हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 11 है, जिसमें हम कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 116। लास्ट सेशन में हमने 115 तक खत्म कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 116। What was the first economic theory of international trade to be developed? सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड की कौन सी थ्योरी डेवलप हुई थी? The theory of mercantilism, the theory of comparative advantage, the theory of absolute advantage, the Hexer-Ohlin theory. तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी थ्योरी हुई थी? थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, दिस थ्योरी प्रिवेल्ड ड्यूरिंग 16 to 19th century. According to this theory, the wealth of a nation is measured based on its accumulated वेल्थ इन टर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नेशन की वेल्थ है, वो जो नेशन के पास गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट होके इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके रखे गए हैं, उनके बेस पे मेजर की जाती है। नेशन शुड एक्यूमुलेट वेल्थ बाय इंकरेजिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट। जो नेशन है वो वेल्थ को इकट्ठा कर सकती है, एक्सपोर्ट को मोटिवेट करके, इंकरेज करके, ज्यादा करके, और इंपोर्ट को कम करके, यानी कि डिस्करेज करके। एंड दिस थ्योरी एम इज क्रिएटिंग ट्रेड सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए और इंपोर्ट कम होने चाहिए। तो इस थ्योरी का मेन एम क्या है? ट्रेड सरप्लस क्रिएट करना एंड टर्न एक्यूमुलेट नेशंस वेल्थ, और नेशन की वेल्थ को क्रिएट करना इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। According to Adam Smith, the trade between countries should happen. एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कंट्री के बीच में ट्रेड कब होता है? नेचुरली, अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस की वजह से नेचुरली हो जाता है। अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर होता है। यूजिंग फैक्टर दैट आर अवेलेबल, जो भी किसी भी कंट्री में फैक्टर अवेलेबल है उनके बेस पे होता है। Only when a country has an absolute advantage. तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग टू कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कि यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एडम स्मिथ थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बिकॉज अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज हैपन because of absolute advantage. This theory is internationally benefit from trade, everyone better off without making anyone worse off. यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड से एडवांटेज गेट करते हो बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए या उसको वर्स ऑफ किए बिना आप जो है ट्रेड से एडवांटेज गेट करते हो बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब ये एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? When one country can produce a unit of good with less cost than another country. जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से किसी चीज को सस्ते में बना सकती है तो वो क्या है? आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कि उसके रिसोर्सेज यूज करके वहां पे वो चीपर बन रही है और दूसरी कंट्री में कॉस्टली बन रही है। तो कंपेयर करके देखना चाहिए कि अगर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके लाना या अपनी कंट्री में क्रिएट करना क्या सस्ता पड़ता है, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को कंट्री में प्रोड्यूस किया जाए या दूसरी कंट्री से उसको लेके आया जाए, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। द फर्स्ट कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट, यानी कि कोस्ट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग दैट कोस्ट, यानी कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से किसी प्रोडक्ट को चीपर रेट पे सस्ते में बनाती है तो उसकी उस प्रोडक्ट में क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज है as compared to other country. Cost is considered based on number of labor unit used. यहाँ पे cost का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट यूज्ड है,
यानी कि इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं कि भाई जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ लेबर से होती है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ लेबर को कंसीडर किया जाता है, और लेबर जो है विद इन कंट्री क्या है, मोबाइल है, यानी कि एक सेक्टर से लेबर को निकाल के दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किया जा सकता है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, ईच यूनिट ऑफ लेबर हैज द सेम एफिशिएंसी, यानी कि हर एक लेबर में जो प्रोडक्शन करने की एफिशिएंसी है, क्षमता है, कैपेसिटी है, वो सेम है। तो इस अजम्पशन को लेके ये थ्योरी बनाई हुई है, और सेम जो है अदर थ्योरीज में भी कुछ कुछ इसकी जो लिमिटेशंस है, अजम्पशंस है, वो यूज की गई हैं। तो यानी कि 117 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्यूट एडवांटेज। 118, international trade forces domestic firm to become more competitive in term of, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से डोमेस्टिक फर्म ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं किस चीज में, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, उन्हें न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी पर फोकस करना पड़ता है, प्रोडक्ट प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से उनको न्यू प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कंपटीशन में रहने के लिए, प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी पे भी वर्क करना पड़ता है, और प्राइस पे भी। कई बार क्या होता है कि हम इंपोर्ट करके जो गुड्स लाते हैं वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किए हुए गुड्स से क्या होते हैं, चीपर होते हैं, तो उनके गुड्स चलते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, चीपर होते हैं। तो डोमेस्टिक फर्म्स को भी कंपटीशन में रहने के लिए इन सारी चीजों के ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, कंपैरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरी इज गिवन बाय, कंपैरेटिव केस थ्योरी किसने दी है? अभी हमने बात की थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की, और यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव कॉस्ट। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में भी आपने पढ़ा, थोड़ा सा अभी हम इन्फो ले लेते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट की। द कंपैरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरी इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। क्या है ये थ्योरी? दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरेटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। ये 1817 में आई थी। इसमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नेशन कैन स्टिल गेन फ्रॉम ट्रेड इवन विदाउट एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। कोई भी कंट्री बिना एब्सोल्यूट एडवांटेज के भी इंटरनेशनल ट्रेड से गेन कर सकती है। कैसे? डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो आपकी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज है उनको देखिए कि उन रिसोर्सेज को यूज करके कहाँ पे आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, उन पर्टिकुलर प्रोडक्शन में अपने रिसोर्सेज को यूज कीजिए, और दूसरी कंट्री से जो रिसोर्सेज आपको सस्ते पड़ते हैं या जो प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं उनको वहां से आप इंपोर्ट करके ले आइए। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के डिफरेंस के बेस पे भी इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है। A country has a comparative advantage in producing a goods if the opportunity cost of producing that goods in term of other goods is lower in the country compared to other country। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर करना है, और जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको बेटर ऑफ सिचुएशन लगती है अकॉर्डिंगली इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में क्या आंसर हो जाएगा, किसकी थ्योरी है ये? डेविड रिकार्डो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120, डैश इज द पेमेंट मेथड most often used in international trade which offer the exporter best assurance of being paid for product sold internationally। अगर प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सोल्ड किया जाता है तो इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है पेमेंट का जो एक्सपोर्टर को बेस्ट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है? तो कौन सा सोर्स है? लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेटर ऑफ क्रेडिट
ऐसा सोर्स है पेमेंट का जो कि एक्सपोर्टर को बेस्ट एश्योरेंस पेमेंट का प्रोवाइड करता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है? सी, ए लेटर ऑफ क्रेडिट ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट और बैंकर्स कमर्शियल क्रेडिट, ये इसके नाम है अलग अलग, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट इसका नाम है डॉक्यूमेंट क्रेडिट और बैंकर कमर्शियल ऑडिट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तीनों का मतलब क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ पेमेंट मैकेनिज्म यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक गारंटी फ्रॉम अ क्रेडिट वर्थी बैंक टू एन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, यानी कि जो क्रेडिट गुड्स परचेज कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है अदर कंट्री से, उसका बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को क्या देता है? गारंटी देता है पेमेंट की। दैट गारंटी इज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो क्योंकि उसका बैंक उस कंट्री का उस पर्टिकुलर इंपोर्टर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर को एश्योरेंस दे रहा है, गारंटी दे रहा है, इसलिए इसको पेमेंट का सबसे सेफ तरीका माना जाता है। यानी कि आंसर क्या हो गया? लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 1870 एंड एंड विथ। ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट फेज जो है 1870 के अराउंड स्टार्ट हो गया था और एंड कब हुआ वो? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट फेज है वो 1870 के अराउंड स्टार्ट हो गया था और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे वो क्या हो गया? खत्म हो गया, एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 122, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the holding of a country treasures primary in the form of gold constituted its wealth। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी कंट्री का जो वेल्थ है वो गोल्ड होता है? अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें कि किसी भी कंट्री का जो वेल्थ है किसके फॉर्म में क्रिएट किया जाता है? वो गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में। और कैसे क्रिएशन होता है ट्रेड सरप्लस का? एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके और इंपोर्ट को डिस्करेज करके। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मर्केंटिलिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 123, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। और डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट या कॉस्ट एडवांटेज। और एब्सोल्यूट किसने दिया? एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन 124, द थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट इज गिवन बाय। रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट की थ्योरी किसने दी थी? ये आपकी दी थी ऑलिम एंड हेक्सचर। द थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट इज गिवन बाय ऑलिम एंड हेक्सचर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी, ट्रेड इज हैपन बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन इज इंटरनेशनल डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी, जो कि रिकार्डियन व्यू है। रिकार्डन ने कहा था कि लेबर प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस की वजह से क्या होता है? ट्रेड होता है। और जो हेक्सचर और ऑलिम है उसने कहा है डिफरेंस इन कंट्री रिसोर्सेज, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कंट्री रिसोर्सेज के डिफरेंस की वजह से होता है। तो क्या हुआ? हेक्सचर और ऑलिम की वजह से ट्रेड किस वजह से हो रहा है? कि हर एक कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचर ने उनको रिसोर्सेज दिया वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो जिसके पास जो रिसोर्सेज है वो मैन्युफैक्चर करता है, जो नहीं है वो दूसरी कंट्री से वो इंपोर्ट करता है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। इस थ्योरी को रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं और इस थ्योरी को फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है? अलग अलग कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनका प्रोपोर्शन अलग अलग है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। और अलग अलग कंट्री में प्रोडक्शन में रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग यूज किए जाते हैं। यानी कि जो प्रोपोर्शन है डिफरेंस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अलग कंट्री में वो प्रोपोर्शन क्या है? डिफरेंस है। इसकी वजह से ट्रेड होता है अकॉर्डिंग टू ऑलिम एंड हेक्सचर। क्लियर? और उनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट भी कहते हैं और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं।
नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 125, अच्छी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हु क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेड थ्योरी? मॉडर्न ट्रेड थ्योरी का बेस किसने क्रिएट किया था? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, F.W. टॉसिंग, ऑलिमैन हेक्सचर। तो जो मॉडर्न ट्रेड थ्योरी है उसका बेस रेडी किया था F.W. टॉसिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज 10 क्वेश्चन करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।